हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जापान की फाइनेंशियल मार्केट को लेके। सो गाइस, द इकोनॉमिक टाइम में एक जो है आर्टिकल न्यूज जो है आई थी, उसमें लिखा था कि चाइना आउट इंडिया इन द जापानीज बिगिन ए क्विक बट पावरफुल पाइवट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, इसको जब न्यूज़ को आप पढ़ेंगे तो न्यूज़ में देखेंगे कि चाइना का जो आर्थिक मंदी है और साथ ही चाइना की जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उनको देखते हुए जापान का दरअसल यहाँ पे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर धीरे धीरे मोहभंग होता दिखता नजर आ रहा है। ये पूरा पिछले जो है, आप लगभग हम आज का नहीं, पिछले 4-5 वर्षों की भी क्रोनोलॉजी को सेट कर लें, उसको देख लें, तो उससे कहीं ना कहीं होगा कि धीरे धीरे क्या है कि जापान वहाँ से अपना या तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में जो है वो धीरे धीरे कमी ला रहा है। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनको क्या फ़ायदा है, क्या इससे होने वाला है, क्यों जापान का लगाव धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहा है, इस पूरी परिचर्चा को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मैं अमरजीत सिंह जो है आज यहाँ पे करूँगा इसको पूरा चर्चा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक्चुअली है क्या कि धीरे धीरे जो है जो स्ट्रेटेजी है जापान की, उसमें क्या कर रहा है कि वो चाइना से तो इनका जो है, मैंने बताया कि अभी यहाँ से देखा जाए इससे मोहभंग हो रहा है। हालांकि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अभी जो है यहाँ से कंप्लीटली अगर देखा जाए, कंप्लीटली जो है ये चीज़ें डिसइन्वेस्ट नहीं करना चाहते यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ जो है कमी देखने को मिली है। वहीं अब जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो प्रायोरिटी है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन आप जानते ही हैं, आपके इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सारे जो कंट्रीज हैं इधर वाले, तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन माने जाते हैं। वहाँ पे जो है इन जापान का धीरे धीरे देखा जाए झुकाव है। इसमें उन्होंने बताया है कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है यहाँ पे कोस्ट जो है बहुत हाई हो गई है, यानी धीरे धीरे यहाँ पे कब जो भी प्रोडक्शन है या वहाँ पे सेटलमेंट है उसमें कोस्ट बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, और ये इस वजह से जो है ये क्या कर रहे हैं, अभी चाइना से अपने आप को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। अगर हम पूरे 5 साल का जैसे कि मैंने बताया देखें तो इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रेजेंस है चाइना में, उसमें से नियर अबाउट 20% जो ब्रांचेज हैं उन्होंने खासतौर पे अपने रीजनल बैंक्स हैं उनकी, ठीक है, जापान ने क्या किया है कि वो 20% रिड्यूस की है वहाँ से, यानी अपने रीजनल बैंक्स की ब्रांचेज को कहीं ना कहीं कम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि चाइना से के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जापान के अगर हम बात करें तो अगर हम पूरा डिकेड्स देखें, पूरा दशक देखें, ठीक है, तो जो चाइना था, चाइना वाज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ जापानीज बैंक ओवरसीज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, यानी एक तरीके से केंद्रीय जो है भाग था जापान का, जो है जापानीज बैंक्स का, चाइना सेंट्रल जो है पार्ट माना जाता था। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिर इसके बाद एक लंबे टाइम तक जो है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें जापान की, वो इसमें चलती रही। अब क्या है कि जापान ने धीरे धीरे अपना जो है यहाँ पे री इवेल्युएशन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है, पुनर्मूल्यांकन करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे उसको दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कोस्ट जो है वो राइज हो रही है, और जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे उसकी अगर हम बात करें, यानी भू राजनीतिक जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम अपना देखें या इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसकी तरफ, हालांकि बैंक्स की ब्रांच तो जापान ने नहीं यहाँ पे ओपन की है, लेकिन धीरे धीरे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अटेंशन देखने को मिलती है, कहाँ पे, इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम एक यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आपकी एजेंसी है जिसका नाम है निकेई एशिया। तो निकेई एशिया नाम की एक एजेंसी है, इसने अभी अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, रिपोर्ट में बताया है कि जो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स हैं
उन्होंने क्या किया है कि चाइना में जब भी वो अपनी जो है मैन्युफैक्चर जो है यूनिट्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो चाइना में जो है वो ज़्यादा आ रही है। अभी हाल फिलहाल में एक समय ऐसा होता था कि चाइना में मैन्युफैक्चर यूनिट लगाते ही इसलिए थे अदर कंट्रीज ये, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती थी चाइना में पहले। अभी लेबर कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक मंदी आएगी तो लेबर कॉस्ट महंगी हो जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से जो लेबर कॉस्ट है वो महंगी आ रही है, और इस तरह जो वहाँ की लोकल कंपनीज है उनसे कंपटीशन करना वो मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि जापान के जो बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कि जानते हैं आप, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रोंग है। तो यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम था, यहाँ की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट था, उसकी वजह से चाइना की बहुत सारी एजेंसीज को जो था वो वहाँ पे फंड दिया जाता था, यानी एक तरीके से जो है ऋण दिया जाता था, यानी उनको पैसा दिया जाता था फंड के रूप में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तो कंपनी में जो है, जो वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ एक तरीके से प्रतिस्पर्धा हुई तो जो डिमांड है वो स्लो हुई, यानी मंदी, जो की सेक्टर्स हैं उनकी डिमांड मंदी हुई। तो यहाँ पे जो है जापान को एक तरीके से नुकसान होता दिख रहा है इसमें। अब हम जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक आपका छिबा बैंक है आपका जापान का, एक 77 बैंक है, नाम इसका 77 है, कभी ये सोच लो कि 77 बैंक हैं अलग अलग, ठीक है। तो छिबा बैंक्स और 77 जो बैंक्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने अभी जो है सिंगापुर में जो है अपना ऑपरेटिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं। वहीं इंडोनेशिया में एक सब्सिडियरी जो है यहाँ पे जो है जो आपका सेक्यो बैंक है, इसने लॉन्च किया है इंडोनेशिया में एक सब्सिडियरी टाइप थोड़ा सा। तो ये देखें तो कहीं ना कहीं जो छिबा बैंक है, 77 बैंक है, और आपका जो है सेक्यो बैंक है, इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने तीनों ने जो है, ये जो दो कंट्री हैं आपके जकार्ता में, इंडोनेशिया में, ये कंट्री क्या हैं आपके, ये सिंगापुर और आपका इंडोनेशिया दोनों ही साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो ऐसे देखा जा सकता है कि झुकाव यहाँ पे जा रहा है धीरे धीरे। रिपोर्ट ने कहा है कि जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कॉर्पोरेट लैंडिंग इन चाइना बाय 3 जापानीज मेगा बैंक, यानी देखो 3 जापानीज बैंक है, मेगा बैंक है, और वर्ल्ड वाइड जो है ये क्या करते हैं, ये कॉर्पोरेट लैंडिंग करते हैं आपके, यानी आपका कॉर्पोरेट उधार देते हैं एक तरीके से, मतलब ऋण कहें या कुछ भी कहें। इसमें सबसे पहले आता है आपका मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, पहला, ठीक है। दूसरा आता है आपका सुमिटोमो मिस्टी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एसएमबीसी आता है। फिर आता है आपका मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये धीरे धीरे वहाँ पे, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं, चाइना में लैंडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है नुकसान देखने को मिलता है। और ये तीनों जो ग्रुप हैं आपके, ये बहुत बड़े ग्रुप माने जाते हैं जापान के, जापान ही नहीं दुनिया में भी ये बड़े ग्रुप माने जाते हैं जो पैसा उधार देते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। अब हमारा क्वेश्चन जो मेन है वो ये है कि भाई इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव, क्यों इंडिया जो है इतना आकर्षण दे रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला सबसे बड़ा जो रीजन्स है यहाँ का वो ये है कि यहाँ पे जो है जो अपॉर्चुनिटीज और नेसेसिटीज हैं, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट, यहाँ पे बहुत बड़ी जो है डोमेस्टिक मार्केट है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ा बाजार है भारत। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे देख रहे हैं, द कंट्री लार्ज डोमेस्टिक मार्केट्स, बड़ी जो है घरेलू बाजार है, राइजिंग इनकम्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास है। एक तरीके ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना मिडिल क्लास की, ये जिस कंट्री के पास होता है ना, उनकी इकोनॉमी इतनी जल्दी डाउन नहीं जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास के जो खर्च हैं वो एक जो है वे में खर्च होते ही रहते हैं। तो इसलिए परचेजिंग पावर जो है वो बनी रहती है किसी भी कंट्री की जिसमें मिडिल क्लास ठीक ठाक होता है। भारत में मिडिल क्लास बहुत ठीक ठाक मिडिल क्लास माना जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो है अपर मिडिल क्लास होते हैं या पूरे अपर क्लासेस होते हैं, तो उनके जो खर्च हैं वो बस जो है एक वे में नहीं चल पाते, जो है कभी जो है मन किया और साल 6 महीने में एक बार खरीद ली उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी कोई गाड़ी, या खरीद ली कोई जो है महंगी सोने की घड़ी, तो उनसे नहीं चलता। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं अगर वो टाइम टू टाइम जो है वो मार्केट में परचेज होती रहती हैं, तो इकोनॉमी भी आपकी सेटल रहती है ये तरीके से। साथ ही भारत में अगर आप देख रहे होंगे 2020 के बाद, तो अगर देख रहे होंगे पिछले 6 वर्षों से देखें तो एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख सकते हैं। किसी भी जो है बड़े मेगा सिटी के पास आप देख सकते हैं, या किसी बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं आपके, जैसे दिल्ली है,
और चेन्नई है, बेंगलुरु है, ये बड़े सिटीज़ के आसपास बहुत ही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये चीज़ें बताती हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो आने वाली एक मैच्योर इकोनॉमी मानी जाएगी, यानी एक परिपक्व अर्थव्यवस्था यहाँ पे होगी। इसलिए जो है ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो केवल जापान का नहीं है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है एक तरीके से। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है भारत में। ठीक है, जिसमें चिप मटेरियल्स, इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के जो इक्विपमेंट हैं वो सारे यहाँ पे जो है उसके लिए भी जो है ये एक अच्छा मार्केट माना जा सकता है, जिसमें जापान के पास जो है एक अच्छी तकनीक है उसके लिए। ठीक है, जापान के पास क्या है, तकनीकी अच्छी है, साथ ही रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर्स इंडस्ट्री एंड इज अनदर हाईलाइट्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें आपका डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रोइंग इंटरनेट यूसेज ऑफ इंटरनेट भी वो भारत में जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो अट्रैक्टिव बनाती हैं इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो अपना निवेश करना में जो है वो कोई भी कोताही नहीं करता है एक तरीके से देखा जाए। और सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पे ये है, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन जो है जो आपका बियॉन्ड द रीजनल एरियाज है। ठीक है, तो इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करने लगे, जापान का और आप करने लगे इंडिया का, देखिए इंडिया में कितने खिलखिलाते अच्छे चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारे यूथ, यंग युवा 60% नंबर ऑफ पॉपुलेशन भारत में वो आपकी 15 से लेकर 30 वर्ष की है। ठीक है, यानी यहाँ पे युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है, और ऐसी युवा शक्ति जो मैक्सिमम जो है वो आपकी बेरोजगार घूम रही हो। ठीक है, उसको रोजगार जब मिलेगा तो पूरी मेहनत से काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जापान यहाँ पे देख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है रीजन है, चूंकि यहाँ पे 65% मैंने बताया है, प्लस जो पॉपुलेशन है वो आपकी जो है ना वर्किंग एज ग्रुप है, एक अच्छा वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, और साथ ही जो है 28.4 पॉइंट जो है ईयर्स यहाँ पे यंग पॉपुलेशन का एवरेज आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जापान देख रहा है कि भारत के अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल तो नो डाउट है। वहीं जापान ये सारी चीज़ें अपने यहाँ इसलिए नहीं मैन्युफैक्चर यूनिट लगा के क्या करेगा, जापान अपने यहाँ लगा लिया तो देखा है कि यहाँ पे सारी बुजुर्ग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एजिंग, स्टेगनेंट और जो है श्रिंकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमारे यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन का एवरेज 28.4 ईयर्स आता है, सारी पॉपुलेशन का जो एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज जो है 48.6 ईयर्स, यानी मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पे 48 से 50 साल के लोग रहते हैं, और भारत में अधिकतम जो युवा है वो आपका 28.4 ईयर्स का एवरेज, यानी 28-30 साल का युवा यहाँ पे बहुत है। कहीं भी देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी शहर की गली में, नुक्कड़ में कहीं भी निकल जाओ, किसी से आप उसकी एज पता करो, वो यही बताएगा कि सर 26 साल, 28 साल, 30 साल या 32 साल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अच्छा फैक्टर्स यहाँ पे माना जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जापान के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इंडिया, और इंडिया के लिए जो है जापान एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम उस स्टेज में है इकोनॉमी की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरर यूनिट्स और फाइनेंशियल फंड, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है अभी वो राइजिंग इकोनॉमी है। ओके, सो गाइज, आपकी क्या राय है इस पर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या चाइना सच में ही जो है वो डिक्लाइन कर रहा है फाइनेंशियल फंडिंग को जापान को लेकर ख़ास तौर पे, और क्या जापान को जो है वाकई चाइना, क्योंकि चाइना नो डाउट भारत से पहले अगर हम बात करें, अगर पूरे डिकेड्स की बात करें, चाइना सेंट्रल पार्ट रहा है फाइनेंशियल बैंकिंग का जापान के लिए। क्या यहाँ पे जो है भारत जो है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सारी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।